आज की जो कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने हालांकि जानते होंगे इसके बारे में। एक्ट्रेस इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि अभी फिल्म की शुरुआत ही हुई थी। लैला खान पाकिस्तानी बॉर्न, इंडिया आती है और छोटी मोटी फिल्मों में काम करती, बी-सी ग्रेड की फिल्मों में। एक जो फिल्म है सिर्फ जिसकी जिक्र की जा सकती है वो थी 2008 में एक फिल्म आई थी वफ़ा, अपने ज़माने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। उस फिल्म में ही लीड एक्ट्रेस का रोल किया था, लीड हीरोइन का रोल प्ले किया था लैला खान ने, अपोजिट राजेश खन्ना। तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी लैला खान और परिवार भी बड़ा था। लेकिन लैला खान से ज़्यादा कहानी जो अजीब है वो लैला खान की माँ को लेकर थी। लैला खान की जो माँ सेलिना पटेल, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरी जो कहानी है, इस कहानी के जड़ में अगर कोई है तो वो सेलिना पटेल है। सेलिना पटेल के जो टोटल 3 शादियाँ की थी। जो पहले पति थे सेलिना पटेल के नादिर शाह पटेल, उनसे लैला खान पैदा हुई। साथ में लैला खान की एक बड़ी बहन उससे पहले थी, हज़मीना खान। और इसके अलावा जुड़वा भाई बहन एक और, ज़ारा और इमरान। तो ये 4 बच्चे नादिर शाह पटेल से हुए थे। नादिर शाह पटेल और 4 बच्चों के बावजूद मुंबई में फिर मुलाकात होती है सेलिना पटेल की आसिफ शेख नाम के एक शख्स से, और फिर दोनों में प्यार होता है। लेकिन सेलिना कहती है अपने पति से कि जो नादिर से कि ये मेरे चाचा का मतलब लड़का है और कज़न है, तो शक ना करे। लेकिन फिर बाद में भेद खुलता और ये आसिफ शेख से भी शादी कर लेती। लेकिन आसिफ शेख दूसरा शौहर, उसके बावजूद फिर कुछ दिन के बाद सेलिना पटेल को फिर से इश्क होता है तीसरी बार। और इस बार एक परवेज़ टाक, एक कश्मीरी लड़का था 35 साल का, जबकि सेलिना की उम्र करीब 50 के पार हो गई थी, 50-52 साल। और जो तीसरा उनकी ज़िंदगी में आता है वो परवेज़ टाक, कश्मीर में छोटी मोटी नेतागिरी करने वाला एक। मुंबई में मुलाकात होती है, फिर से सेलिना को इश्क हो जाता है और सेलिना जो है परवेज़ टाक से भी शादी कर लेती है। लेकिन नादिर शाह को पहले तो उसने छोड़ दिया था। जब उसने आसिफ शेख से शादी की थी, दूसरी शादी, तो तलाक ले लिया। पहले अलग रहने लगी, फिर बाद में बिल्कुल ही अलग हो गई। लेकिन जब परवेज़ टाक से शादी की तब उसने आसिफ शेख से डिवोर्स नहीं लिया था और बिना बताए हुए शादी कर ली थी। इधर लैला खान की अपनी फिल्मी सफ़र का करियर जो है वो चल रहा था, बहुत ज़्यादा कामयाबी भी नहीं मिल रही थी, बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी। 2008 में राजेश खन्ना की फिल्म के बाद लगा कि कैरियर को थोड़ा कुछ कामयाबी मिलेगी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी चली नहीं। तो लैला खान की भी जो है वो करियर उतने आगे जा नहीं पा रही थी। फिर भी वो मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रही थी। 2008 में फिल्म रिलीज़ हुई, 3 साल गुजर गए, 2011 आता है। 2011 आते आते इधर परवेज़ टाक से भी सेलिना का झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि परवेज़ टाक ने जो शादी की थी असल में उसकी नज़र सेलिना पटेल की दौलत पर थी। मुंबई में 2-2 घर आलीशान, मुंबई से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर एक इगतपुरी करके इलाका है, वहाँ पे एक शानदार फार्म हाउस जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए, बैंक बैलेंस ठीक ठाक, जेवर अच्छे खासे। तो ये सारी चीज़ें थी और परवेज़ टाक ने उम्र से काफ़ी बड़ी से शादी की थी, तो उसकी नीयत में ये था कि वो उसकी दौलत को हासिल करेगा। लेकिन इस बीच में कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि सेलिना को फिर वापस जो अपना दूसरा शौहर था आसिफ शेख, वो उसके भी करीब आ जाती है वापस फिर से परवेज़ टाक से शादी करने के बावजूद, क्योंकि परवेज़ टाक को लगता है कि वो दूसरे अपने जो उससे पहले का जो पति था उसके पास जा रही है, तो उसे गुस्सा भी आता है। और आसिफ शेख कुल मिलाकर सेलिना के लिए ठीक ठाक एक शख्स था, लैला खान का सौतेला बाप था। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये पूरा फैमिली जो है उस वक्त मुंबई के ओशीवारा इलाके के सनशाइन बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट थी, सोसाइटी, वहाँ पे रहती थी ये पूरी फैमिली। और कुल मिलाकर करीब अगर पैसों में देखें तो 7-8 करोड़ रुपए की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी इनकी हर जगह पे। पैसे भी थे, इसके अलावा जेवर भी थे काफ़ी। 2011 आते आते अचानक सेलिना पटेल ये फैसला करती हैं कि वो अपना यहाँ का सब कुछ बेच के और दुबई परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगी।
और वो दुबई में रहेंगी। और लैला खान भी ये था कि फिल्मी करियर इतना चल नहीं रहा तो वो दुबई में ही सेटल हो जाएगी। इस दौरान इधर भी एक कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि लैला खान एक मुनीर खान नाम के शख्स से शादी कर लेती है गुपचुप तरीके से, लेकिन चूंकि हीरोइन थी तो वो इसको पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं करती है। इसी दौरान में दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है। कहानी में बहुत सारे पेज हैं। ब्लास्ट होता है तो उसमें बहुत सारी जब इंक्वायरी होती है तो एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर से जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये सलीना पटेल यानी लैला खान के माँ के नाम पे है। पुलिस पूछताछ करती है लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि सलीना का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होती है। इस बीच में इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर ये भी पता चलता है कि लैला खान ने गुपचुप तरीके से शादी की है, चूँकि गाड़ी के ज़रिए पूरी फैमिली की होने लगी। और जिस शख्स से शादी की थी उसका नाम मुनीर खान है। और मुनीर खान कौन है, जब ये जांच की गई तो पता चला कि ये बांग्लादेशी हरकतुल जिहादिल इस्लामी का एक मेंबर है। अब ये भी एक नई चीज़ थी, लेकिन इसमें लैला खान का कोई रोल नहीं था। बट अभी ये सारी जांच चल ही रही थी। इस ब्लास्ट के साथ गाड़ी की बरामदगी में सलीना पटेल की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलना, उधर मुनीर खान लैला खान का जो जिसने चुपचाप शादी की थी उसका बांग्लादेशी हरकतुल जिहादिल इस्लामी संगठन के साथ जुड़ा होना, तो इन सारी चीज़ों की जांच हो ही रही थी कि तभी फरवरी 2011 में एक रोज़ अचानक लैला खान की पूरी फैमिली गायब हो जाती है। और इस फैमिली में जो लोग थे, 7 लोग थे जो गायब हुए थे अचानक। उसमें एक लैला खान, तब इसकी उम्र 30 साल थी। लैला खान की बड़ी बहन हज़मीना खान जिसकी उम्र 32 साल थी। लैला की माँ शैलीना पटेल 52 साल। लैला का जो जुड़वां भाई बहन थे छोटे, ज़ारा और इमरान 25 साल और 23 साल की उम्र थी इनकी। लैला की एक रिश्तेदार थी रेशमा, कज़न थी, उसकी उम्र 19 साल थी, वो भी गायब। और इनका तीसरा पति परवेज़ टाक जो कश्मीरी था। तो ये 7 लोग गायब हो जाते हैं 2011 फरवरी में। इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चलता। अब कोई किसी को मतलब भी नहीं कि कोई पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लगा कि कहीं फैमिली चली गई है, कहीं घूमने गई है, कहीं और गई है। तो इसलिए पहला कुछ दिन तो यूँ ही निकल जाता है, फिर महीना भी यूँ निकल जाता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी खामोशी से निकलती जाती हैं। शायद लैला खान की गुमशुदगी के बारे में ख़बर सामने आती भी नहीं अगर 2008 में जो फिल्म वफ़ा बनाई थी उसके डायरेक्टर थे मशहूर राखी सावंत, जो आइटम गर्ल के नाम से भी मशहूर है। उनके भाई राकेश सावंत, तो राकेश सावंत इसके डायरेक्टर थे वफ़ा फिल्म के, और इसलिए वो लैला खान को अच्छे से जानते थे। तो 2011 में जब लैला खान गायब हुई, उसका कुछ काम के सिलसिले में राकेश सावंत ने फ़ोन किया लैला खान को। लैला का फ़ोन जो है वो नहीं रिसीव हुआ। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा, फिर वो भी खामोश हो गए कि कहीं गई होगी। अच्छा, इस दौरान जब ये गायब हुए थे, ये बात है 7 फरवरी की 2011 की, तो 8 और 9 2 दिन तक लैला का मोबाइल ऑन था। और लैला के मोबाइल पे कई लोगों ने कॉल किया था, उसके जो ओरिजिनल फादर थे वो और कुछ और दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने। तो फ़ोन की घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। थोड़ा और वक्त बीता, फिर राकेश सावंत को थोड़ी फिक्र हुई। उन्होंने उसके जानने वाले से पूछा तो पता चला कि वो तो गायब है। सोसाइटी में पता कराया तो बोला तो महीनों हो गए नहीं मिल रहे। तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि लैला गायब और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट के बाद जांच की गई तो लैला के घर में जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों के नंबर भी निकाले गए। पहली चीज़ जो पता चली वो ये कि लैला की एक गाड़ी कश्मीर से बरामद हुई लावारिस हालत में, किश्तवाड़ में। और वहाँ की जम्मू पुलिस ने फिर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और बताया। अब गाड़ी मिली लेकिन और कोई सुराग था नहीं। इस दौरान में लैला के जितने रिश्तेदार थे, जो पहले नादिर जो पटेल, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो तो चूँकि अलग हो चुके थे, लेकिन लैला के चूँकि सगे बाप थे
तो बताया कि वो इतने दिनों से संपर्क में नहीं है। जो आसिफ शेख दूसरा फादर जो सौतेला, उससे पुलिस ने पूछताछ की, उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन गाड़ी मिली और कोई खबर नहीं है। तो फिर शक के आधार पर इन लोगों को पुलिस ने काफ़ी सख्ती से भी पूछताछ की, लेकिन ना नादिर और ना ही आसिफ शेख, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। तीसरा जो पति था सौतेला बाप लैला खान का, परवेज़ टाक, वो इनके साथ ही गायब था, तो इसलिए उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस की छानबीन चलती रही, गाड़ी बरामद हो गई थी, सब कुछ। इस बीच में फिर पुलिस को ये भी लगा कि चूँकि एक ब्लास्ट में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लैला की माँ शैलीना पटेल के नाम पे थी। दूसरा, जब मुनीर खान लैला खान के पति के बारे में पता चला और ये पता चला कि एक आतंकवादी संगठन बांग्लादेशी हरकतुल जिहाद इस्लामी के साथ उसका रिश्ता है, तो पुलिस ये मान के चल रही थी कि ये पूरी फैमिली जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई भाग गई है। अभी तक यार यहीं पे सारी लाइन चल रही थी इन्वेस्टिगेशन की, और पुलिस अपना काम खामोशी से कर रही थी। महीने दर महीने बीतता जाता है, न लैला खान का पता चलता है, न लैला खान की फैमिली का पता चलता है, और पुलिस एक एक कर सब लोगों से पूछती जाती है, कामयाबी कोई हाथ नहीं मिलती। करते करते करीब 1.5 साल बीत जाता है, पूरे 1.5 साल। 1.5 साल में एक साथ 7 लोग मिस हैं, गायब हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिलता। पहली कामयाबी करीब करीब जब 1.5 साल पूरा होने को होता है तब मिलती है। किश्तवाड़ में, कश्मीर में एक किसी दूसरे केस के सिलसिले में पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसका नाम परवेज़ टाक, चूँकि एक गाड़ी ऑलरेडी वहाँ से बरामद हो चुकी थी जो लैला खान की गाड़ी थी, और किश्तवाड़ का ही रहने वाला था परवेज़ टाक। तो जम्मू कश्मीर पुलिस मुंबई पुलिस को, चूँकि मुंबई पुलिस इस केस के सिलसिले में कई बार वहाँ दौरा कर चुकी थी, तो वो सारे लापता लोगों की लिस्ट भी दी थी। उस लिस्ट में एक नाम परवेज़ टाक का भी था। तो जब ये गिरफ्तार होता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस मुंबई पुलिस की इसकी सूचना देती है। मुंबई पुलिस पहुंचती है, वहाँ शिनाख्त हो जाती है कि हाँ ये परवेज़ टाक है। अब ये था कि 7 लोगों में गायब ये भी है, लेकिन ये तो ज़िंदा है और यहाँ है। इसके बाद मुंबई पुलिस इसको मुंबई लेकर आती है, उससे पूछताछ होती है, पुलिस के अंदाज में पूछताछ होती है। इसके बाद वो पूरी कहानी सुनाता है, पर कहानी सुनाने से पहले वो पुलिस से कहता है कि वो चले उसके साथ। वो बताता है कि ये फैमिली कहाँ है, कहाँ पे है इस वक्त। पुलिस की टीम, इसके बाद करीब 50 लोगों की पुलिस की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड, ये पूरा एक अमला, एक लाओ लश्कर के साथ परवेज़ टाक को अपने साथ लेकर मुंबई से निकलती है सुबह सुबह। ये बात है 2013 की। 2013 में परवेज़ टाक पुलिस को अपने साथ कहता है कि चलिए मैं बताता हूँ ये लोग कहाँ हैं। करीब 3 घंटे का सफ़र होता है, 136 किलोमीटर मुंबई से दूर एक इगतपुरी जगह है, एक हिल स्टेशन से आप समझ लीजिए, जंगल है, फॉरेस्ट है। तो वहाँ पे वो लेकर जाता है और बताता है कि वो सब यहीं है। पुलिस की टीम उससे पूछती कहाँ है, तो बारिश भी हुई थी उस दिन, कीचड़ भी था। जंगल में पुलिस की टीम उसको अपने साथ लेकर जाती है। एक जगह वो रुकता और एक जगह इशारा करता और कहता है कि मैंने इन सबको मार के और यहाँ दफना दिया। मजदूर भी थे पुलिस के साथ। उसके बाद गड्ढा खोदा जाता है, करीब 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। पुलिस को लगता है बेवकूफ़ बना रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं भूल रहा हूँ, और दूसरी जगह। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है जंगल के अंदर, फिर एक जगह की निशानदेही करता है, कहता है मैंने यहाँ पे उन लोगों को मार के दफनाया। पुलिस वहाँ पे भी गड्ढा खोदती है, कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस उसको हड़काती है अपने स्टाइल में, तो कहता है नहीं मैं सही जगह बताता हूँ। फिर वो तीसरी जगह ले जाता है, वहाँ इशारा करता है। पुलिस उसकी जगह पे भी खुदाई करती है, वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस को लगता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है। इस पूरे कवायद में करीब 5-6 घंटे निकल चुके थे और अब लगभग शाम होने वाली थी। चौथी बार में जब पुलिस उसकी फिर अच्छी खासी खातिरदारी करती है, तब वो बताता है कि एक्चुअली वो सब फार्म हाउस में ही मैंने उनको दफनाया। पुलिस फार्म हाउस ले जाती है,
फार्म हाउस में वो एक जगह इशारा करता है, कहता है यहाँ वहाँ पे भी खुदाई की जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। चूँकि 1.5 साल का वक्त हो गया था, पुलिस मजदूर भी ले गई थी, अपने साथ वो छलनी भी ले गई थी, ताकि मिट्टी जो निकले उसको छान छान के उसमें देखे शायद किसी हड्डी का टुकड़ा या कुछ ऐसा मिल जाए, कोई भी एक चीज़ मिस ना हो। बस 4 खुदाई हो गई, मिला कुछ नहीं। अब आ जाता है पुलिस को गुस्सा, क्योंकि अब लगभग अंधेरा हो चुका था और करीब 100 लोगों की पूरी टीम सुबह से परवेज टाक के इशारे पे नाच रही, जहाँ कह रहा वहाँ खुदाई हो रही है, मिल कुछ नहीं रहा है। अब पुलिस के सामने 2 ही चीज़ें थी कि या तो ये शख्स बेवकूफ़ बना रहा है या फिर ये झूठ बोला है कि मैंने इन लोगों को मारा है। इसी गुस्से में फिर पुलिस अपनी पूरी जो है खातिरदारी करती है और उसके बाद फिर वो आखिर में कहता है कि नहीं, मैं अब सच बताता हूँ। वो कहता है कि फार्म हाउस में जहाँ पे स्विमिंग पूल है उसके बराबर में एक टंकी के लिए गड्ढा खोदा गया था और उसी गड्ढे में सारी लाशें हैं। पुलिस सर्च लाइट और ये सारी चीज़ें लेकर गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि पता नहीं जंगल में कहाँ है, कितना वक्त लगेगा। तो सारी लाइट वाइट का इंतज़ाम किया जाता है। अब रात को खुदाई शुरू होती है। स्विमिंग पूल के पास एक गड्ढा था, जहाँ पे टंकी बनाने के लिए उस गड्ढे को करीब 12 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा वो गड्ढा था। पुलिस खुदाई करती है। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद फिर वैसे ही मिट्टी को छलनी से छानने लगते हैं। कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। अब ये नहीं था कि इंसान के हैं, जानवर के, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाई होती जाती है फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर मिलते हैं, मतलब कंकाल, नरमुंड, और बहुत सारी हड्डियाँ। अब उसमें बहुत सारे में ऐसे थे, किसी में हड्डियों पे चूड़ी है, कंगन है, अंगूठियाँ हैं। तो गायब हुए थे 7, मिल रहा है 6। पहली चीज़, 7वां चूँकि जिंदा है परवेज टाक खुद, तो गिनती पूरी हो रही थी। अब 1.5 साल के बाद खुदाई हुई, लेकिन ये सिर्फ एक कातिल के बयान पे या कि उसके इशारे पर कि यही सारे वो लैला खान उसकी फैमिली है, ये अदालत में साबित नहीं हो सकता। तो उसके लिए जाहिर सी बात है DNA बाकी कवायद थी। लेकिन हाँ, पहली चीज़ ये कि चूँकि परवेज टाक ने जो जगह बताया वहाँ से ये चीज़ें मिल रही हैं। तीसरी, 6 लोग गायब हैं क्योंकि 7वां गिरफ्त में है, तो 6 के 6 सर मिले, नरमुंड मिले, वो भी इसको करते हैं। और कुछ जेवर, हर लाश के साथ जेवर जो भी पहने हुए थे उसको उतारा नहीं गया था। इसके अलावा उसके अंदर से कुछ मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। कुछ क्या, टोटल 6 मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। 6 में से 5 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। सिर्फ और सिर्फ लैला खान का मोबाइल गलती से ऑन रह गया था। और यही वजह है कि 7 फरवरी 2011 को जब लैला खान गायब हुई, 8 और 9 को उसके मोबाइल पे 2 दिन तक लगातार कॉल उस गड्ढे में यानी उस कब्र में भी आया जिसमें उसको दफनाया गया था। उसके बाद फिर शायद बैटरी ख़त्म हो गई, उसके कॉल नहीं गया। तो लैला खान के मोबाइल को ऑफ़ करना परवेज टाक भूल गया था। अब सवाल ये कि उसने सारे मोबाइल भी दफना दिए, किसी की जेवर भी नहीं उतारे। उसकी एक वजह थी, उसके दिमाग में ये था कि अगर मोबाइल उसके साथ ले गए कहीं तो उस मोबाइल के ज़रिए पकड़े जाएंगे, अगर सबके जेवर उतार लिए तो उसको कहीं पे कोई देख लिया या कहीं बेचेंगे तो उसके ज़रिए पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने एक चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया, उसने फुल प्रूफ अपने तरफ से प्लानिंग की थी। अब लाशें आ गई, उसके बाद नादिर शाह पटेल का ब्लड सैंपल लिया गया, उससे DNA हुआ, DNA मैच कर गया। फिर पता चला कि लाशों में एक लाश लैला खान की थी, एक लाश सेलिना पटेल यानी उनकी माँ की थी, एक लैला की बड़ी बहन हमजीना खान की थी, 2 लाशें उसके जुड़वां भाई बहन ज़ारा और इमरान खान की थी। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब सवाल ये था कि मारा क्यों। इसके बाद इसकी पूरी कहानी सुनाता है परवेज टाक। और जो कहानी थी पूरी, वो कहानी ये थी कि जब परवेज टाक ने शादी की, तीसरी शादी सेलिना पटेल के बारे में फिर पुलिस ने जो छानबीन की और पतियों से बात की 2 पुराने, तो शुरू से ही वो थोड़ी आशिक मिजाज थी और इसीलिए उन्होंने 3-3 शादी की। परवेज टाक से शादी करने के बाद लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी किया। तो जब लैला खान का फिल्मी करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था और इधर लड़ाई भी हो रही थी और फिर इधर जो
मुनीर खान और ब्लास्ट के सिलसिले में जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, इससे परेशान होकर ये तय किया शैलीना पटेल ने यानी लैला की माँ ने कि वो हिंदुस्तान छोड़ के दुबई में शिफ्ट हो जाएंगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे बेच देंगी। लेकिन जब तक वो दुबई जा रही, क्योंकि वक्त कम था, उन्हें ये भी डर था कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का जो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो अपने दूसरे पति आसिफ शेख के नाम पे कर दिया। ये बात परवेज टाक को बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि चूंकि मैं तुम्हारा सबसे ताज़ा और नया पति हूँ, तीसरा, और तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो तुम ये सारा पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करो। इस बात पे इनकी बहुत लड़ाई होती थी। 7 फरवरी 2011 को पूरी लैला खान की फैमिली जो है वो अपने घर से इगतपुरी फार्म हाउस पे गई थी छुट्टियां मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए, और वहाँ पे बारबेक्यू पार्टी हुई, बाकायदा म्यूज़िक बजा, सब कुछ हुआ। रात करीब 1 बजे पार्टी ख़त्म होती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद सारे लोग ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं सोने। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे परवेज टाक और लैला की माँ शैलीना जाती हैं। रात करीब 1 बजे इन दोनों में झगड़ा होता है इसी पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर। इस झगड़े के दौरान शैलीना बहुत कुछ बोल देती हैं परवेज टाक को। परवेज टाक को गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर हमला करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागती हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तब तक परवेज टाक बहुत गुस्से में था। उसने एक वज़नी पत्थर उठाया और दौड़ते हुए नीचे जाकर शैलीना के सर पे बहुत ज़ोर से मारा। शैलीना बेहोश होकर लगभग गिर गई। शायद वो एक ही बार में उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन तब तक शोर शराबा और चीख सुनकर जो बाकी लोग थे, थोड़ी ही देर पहले वो सब पार्टी ख़त्म करके अपने अपने रूम में गए थे, जिसमें लैला खान, उसके भाई बहन, ये सब ग्राउंड फ्लोर पे आके अपने अपने बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि माँ उनकी लहूलुहान ज़मीन पे है और परवेज टाक के हाथ में पत्थर है। परवेज टाक अपने एक दोस्त शाकिर हुसैन, ये भी कश्मीरी, और इसको इगतपुरी फार्म हाउस की देखभाल के लिए इसने कुछ वक्त पहले ही रखा था, तो वो वहाँ पे उसने उसकी एक तरह से नौकरी लगाई थी। पुराना दोस्त था, 35 साल उम्र थी शाकिर हुसैन की। शाकिर हुसैन भी उस रात वहीं था, देखभाल कर रहा था। जब उसने देखा तो सारे बच्चे आ गए और उन्होंने परवेज टाक को पीटना शुरू कर दिया। परवेज टाक को जब पिटते हुए देखा तो जो शाकिर था वो परवेज टाक के बचाव में आ गया और फिर इन दोनों ने गुस्से में एक एक कर सभी को पत्थर से मारना शुरू कर दिया। और इस तरीके से एक ही रात में आधे घंटे के अंदर सबसे पहले शैलीना पटेल, उसके बाद उसकी जो बड़ी बेटी है हमजीना, इसके बाद लैला खान, फिर जो उसके जुड़वां भाई बहन थे। तो ये चारों भाई बहन एक ही बाप से थे और माँ तो शैलीना ही थी। इनको एक एक करके सबको ये मार देते हैं और मारने के बाद आधे घंटे में सबकी जान जा चुकी थी। अब सब कुछ अचानक हुआ। इन्होंने कहा अब क्या करें, और उस फार्म हाउस में वहाँ पे और कोई था नहीं, रात का वक्त था। इत्तेफाक से जब ये लोग पार्टी करने के लिए गए थे, उसी वहाँ पे स्विमिंग पूल के पास एक इन्होंने गड्ढा ऑलरेडी खुदवाया हुआ था। वो शाकिर हुसैन ने खुदवा रखा था, उस पर काम चल रहा था। उसके अंदर एक टंकी फिट करनी थी और उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया 12 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा वो गड्ढा खुदा हुआ था। बस टंकी लगनी और बाकी चीज़ें होनी बाकी थी। तो ऑलरेडी उसके अंदर इतना गहराई थी कि उन्होंने कहा इन सारी लाशों को इसी में दफन कर देते हैं। तो सबसे पहले जो 3 लाश थी शैलीना पटेल की, लैला की और उसकी बड़ी बहन की, उन्होंने सबसे नीचे रखा। उसके बाद उस लाश के ऊपर कमरे से वो गद्दे वद्दे उठा कर लाए, गद्दा रखा, पत्थर डाले उसके ऊपर, एक पूरा एक स्लैब बन गया। इसके बाद अगले फेस में उन्होंने फिर 3 लाश और लाई और 3 लाश के ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर भी गद्दा रखा, पत्थर रखे और फिर बाद में सारा मट्टी वट्टी डालने के बाद उसको बराबर कर दिया। इसके बाद उन्होंने घर में जहाँ जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, इनके पास गाड़ी वो थी, तो उससे डीजल पेट्रोल निकाला और जहाँ जहाँ जितने भी खून के निशान थे उसको धोने की बजाय उन्होंने कमरे में ही आग लगा दी ताकि कोई सबूत न रहे। फार्म हाउस चूँकि जंगल के अंदर था, किसी की नज़र जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने वो सब कुछ जला दिया और फिर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह जब हुई तो सुबह सुबह फिर परवेज टाक ने इगतपुरी के करीब 15 किलोमीटर के आसपास में उनका एक जानने वाला, ट्रैवल का धंधा करने वाला जानता था उसको, उससे उसने कहा कि उसे 2 ड्राइवर चाहिए अर्जेंट। चूँकि इनके पास 2 गाड़ियाँ थीं, 2 गाड़ी में ये लोग मुंबई से इगतपुरी पहुँचे थे, तो 7 लोग थे। तो 1 घंटे के बाद वो 2 ड्राइवर वहाँ पे पहुँचता है इगतपुरी के फार्म हाउस के पास।
परवेज़ टाक और शाकिर हुसैन उस गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी के साथ दोनों, चूँकि सिर्फ ड्राइवर मंगाया था, गाड़ी इनकी ऑलरेडी थी, उसी गाड़ी से सीधे वो इगतपुरी से निकलकर कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं और कश्मीर पहुंच जाते हैं। कश्मीर में वो गाड़ी को किश्तवाड़ में एक जगह पे छोड़ देते हैं और दूसरी गाड़ी को भी दूसरी जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 1.5 साल तक पुलिस पता नहीं लगा पाती। अगर परवेज़ टाक किसी और मामले में कश्मीर में गिरफ्तार न होता तो शायद ये 1.5 साल का जो पीरियड था ये और भी लंबा होता और तब भी ये राज नहीं खुलता कि आखिर ये लोग हैं कहाँ, कहाँ गायब हो गए। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुंबई पुलिस और अपनी बाकी सब ये मान के बैठी थी कि शायद ये लोग दुबई भाग गए या फिर पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये कहीं भागे नहीं थे, बल्कि 1.5 साल से मुंबई से सिर्फ 125 किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस के एक गड्ढे के अंदर दफन थे। तो इस निशानदेही के बाद फिर शाकिर हुसैन और परवेज़ टाक को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस दौलत के लिए उसने 6 कत्ल किए, उस दौलत से भी हाथ खोया, कानून का मुजरिम भी बना और जो फैमिली का जो अंजाम हुआ उसके लिए यही है कि लैला खान और उसके जो भी भाई बहन इनकी जिनकी मौत हुई, इन सब को कहते हैं, जो पुलिस ने अपने ब्रीफिंग में भी कहा था। और तब हाँ, इसके जॉइंट कमिश्नर उस वक्त हुआ करते थे, जब ये खुलासा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब हिमांशु राय हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली उनकी बीमारी की वजह से। बहुत ही बोल्ड पुलिस अफसर थे महाराष्ट्र के और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो इसके बाद खैर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन कहते हैं कि इस पूरी इसके जड़ में एक्चुअली जो वो शैलीना पटेल थी, मतलब लैला खान की माँ। अगर लैला खान की माँ ये सब ना करती, तीसरी शादी ना करती, तो शायद उनके जो तीसरा शौहर है उसको दौलत का लालच ना होता और फिर उस लालच में आकर वो उनके पूरे ख़ानदान का ही खात्मा ना कर देता। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदार जो है वो लैला की माँ थी। हालांकि लैला की माँ का भी कत्ल हो गया। मामला अब कोर्ट पे है, कोर्ट निचली अदालत में इस पर मुकदमा चल रहा है, सुनवाई हो रही है। आगे इसमें जो भी होगा अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।